हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आप सबका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टीजीटी का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, सीडीपी का। ठीक है, तो हम सीडीपी पोर्शन को कवर करेंगे। तो उसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो हम देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है। तो कौन सी प्रक्रिया है वो। तो इसमें इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है कि कोई इंटरेस्ट है, नहीं ओपिनियन भी नहीं दे रखा कि कोई कोई अपनी राय रखता है। और ये क्या है, रवैया, एटीट्यूड, यानी कि इसमें कोई अभिवृत्ति की बात भी नहीं है। तो ये क्या है, हमारी अभिप्रेरणा। तो ये क्या है, हमारी अभिप्रेरणा। रुचि की कोई बात नहीं है इसमें। ओपिनियन, अभिधारणा की भी कोई बात नहीं की गई। अभिवृत्ति, इसमें कोई रवैया भी नहीं है। तो ये क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो क्या आएगा इसका, अभिप्रेरणा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। देखिए अधिगम क्या होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल है सार्वभौमिक, हम कहीं पर भी रहकर सीख सकते हैं। अधिगम जो है समायोजन में हमारी हेल्प करता है। हाँ बिल्कुल हेल्प करता है। हमने यहाँ पर कोई ज्ञान लिया तो हम कहीं और गए तो फिर वो ज्ञान हमारा काम आएगा। सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि हम लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे हमने किया था पॉजिटिव लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र और नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, हमारा सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। तो सीखना जो व्यवहार में परिवर्तन है, इसने बोला है नहीं है, इसमें दिया हुआ है नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 4th। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2nd। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। तो विकास का ये कौन सा सिद्धांत है, बताएं कौन सा सिद्धांत है ये। यहाँ पर क्रम की बात नहीं की गई कि पहले शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद किशोरावस्था में। यहाँ पर कोई लगातार कंटिन्यूटी की बात नहीं की गई, निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, नहीं। परस्पर संबंध की बात नहीं की गई कि जैसे मानसिक विकास, स्वेगात्मक विकास आपस में संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, विकास दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास की डायरेक्शन की बात की गई है। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट हमारा है 4th क्वेश्चन। मॉडलिंग का कंसेप्ट किसने दिया था। मॉडलिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड बंडूरा ने। फ्राइड ने तो क्या दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था बिल्ली के ऊपर। गिलफोर्ड ने क्या किया था, बुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है हमारा ए ग्राफिया। क्या होता है ए ग्राफिया, हमने आपको बताया था ए ग्राफिया और डिसग्राफिया में क्या फर्क होता है। देखिए ए ग्राफिया का मतलब होता है अब्सेंट है वो डिसऑर्डर, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। ए का मतलब डिसऑर्डर, मतलब कि डिसग्राफिया का मतलब है कि ये कोई डिसऑर्डर है जिसको हम सुधार कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं ट्रेनिंग के पढ़ाकर, ठीक है। तो ए ग्राफिया क्या होता है, इसमें रोगी की पढ़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ये क्या होगा हमारा, पढ़ने से संबंधित कौन सा था, डिसलेक्सिया। अगर बिल्कुल जन्म से ही नहीं है तो वो क्या होगा, ए लेक्सिया, अलक्सिया बोलेंगे फिर हम उसको, एलेक्सिया, ए लगा देंगे, ठीक है। तो ए ग्राफिया, ग्राफ से आपको याद करवाया था कि ग्राफ को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। बच्चे में क्या होता है, फिर लिखने की अभिव्यक्ति नहीं होती, लेखन क्षमता का विकास नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए ग्राफिया। ए ग्राफिया किससे रिलेटेड है, ये हमारा है लिखने से रिलेटेड। और जो जोड़ घटा भाव ये मैथ से रिलेटेड है, यानी कि डिसकैलकुलिया आएगा इसका। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक पारंपरिक कहावत के अनुसार, जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बावजूद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। यह उदाहरण किसका है। तो ये उदाहरण किसका है, ये
प्रतिगमन क्या होता है कि हम जब हमें कोई किसी सिचुएशन में दुख होता है तो हम पीछे की स्थिति में लौट जाते हैं। जैसे कि किसी को के सामने कोई सिचुएशन आ गई जिसका वो सामना नहीं कर सकता, तो वो अपनी माँ की गोद में जाकर फूट-फूट के रोएगा। तो ये क्या है? प्रतिगमन, कि पूर्व की स्थिति में लौट जाना। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण क्या होता है? अगर हमारा पेपर पास ना हो तो हम ये बोलेंगे कि पेपर ये टफ था, कि सामने वाली जो परिस्थिति है उसमें ही हम कमियां निकालेंगे। तो ये क्या है? हमारा प्रक्षेपण। तो आंसर आएगा हमारे युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब है बहाने बनाना, कि अगर हम किसी कार्य को नहीं कर सकते तो हम खुद को अच्छा साबित करने के लिए तो हम दूसरी जो सिचुएशन है सामने वाली उसको ही हम वो बता देते हैं, खराब बता देते हैं। तो इसने क्या किया है? लोमड़ी ने खुद तो अंगूरों तक तो पहुंच नहीं पाई और अंगूर को ही बता दिया फिर खट्टे हैं। तो हमारा क्या आएगा? ये युक्तिकरण। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर की प्रथम आधारभूत आवश्यकता क्या मानी गई है? बेसिक नीड, बॉटम लेवल की। कौन सी बताई है? हमारी दैहिक आवश्यकता, जिसके अंदर रोटी कपड़ा आता है। रोटी कपड़ा की हमारी पहली जरूरत ये है। साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद हमारी आएगी बिलोंगिंगनेस नीड, यानी कि संबद्धता नीड। इसके बाद हमारी आएगी सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी के बाद आएगी सेल्फ सिक्योरिटी। हाँ, ये सिक्योरिटी दे रखी है फोर्थ ऑप्शन पे। फिर हमारी आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आगे अब हम करेंगे, आप छात्र हो, आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखिए क्या बोल रहा है। आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है? तत्परता का नियम। बताया था ना कि आप घोड़े को तालाब के पास तो लेकर जा सकते हैं लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो पानी तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी या फिर जब उसका मन होगा। तो ये क्या है? तत्परता का नियम। और अभ्यास का नियम, इसके अंदर हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। अनअभ्यास का नियम, इसके अंदर क्या होता है? अनभ्यास का नियम के अंदर अगर हम अभ्यास करना छोड़ दें तो वो चीज़ें हम भूलने लग जाएंगे। प्रभाव के नियम, अगर कोई सिचुएशन हमें सेटिस्फाई करती है तो हम उस क्रिया को बार बार करेंगे। अगर कोई सिचुएशन हमें असंतुष्ट यानी कि डिससेटिस्फाई करती है तो हम उस सिचुएशन को छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा 9th क्वेश्चन। सुधार विद्यालय किसके लिए है? सुधार विद्यालय किसके लिए है? मानसिक मंद बालकों के लिए नहीं, जो धीमी गति से सीखते हैं, थोड़ा जिनका IQ कम है, उन बच्चों के लिए नहीं, उनके लिए नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए तो सुधार विद्यालयों की जरूरत ही नहीं है। सामान्य बालकों के लिए भी नहीं है। तो क्या आएगा? बाल अपराधी बालक, जो चोरी करना सीख जाते हैं और गाली गलौज करते हैं, उनको सुधारने के लिए वो बालक है ना, वो बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। उनको सुधारने के लिए सुधार विद्यालय बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? हमारा थर्ड। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। टोलमैन के सिद्धांत का संबंध है। तो बताएं, टोलमैन के सिद्धांत का संबंध किससे है? टोलमैन का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है वो साइन लर्निंग करता है, यानी कि चीनवाद का सिद्धांत है। अगर वो उसने कहीं पर कुछ सीखा है तो उसके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो वो उसके अंदर अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको प्रेजेंट कर देगा। ये क्या है? टोलमैन का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका संबंध किससे? इसमें डाउट है, 2 भी हो सकता है और 3 भी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है? मूल प्रवृत्ति का मेल करना है। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति का हास्य, अगर ये क्या है? हमारी मूल प्रवृत्ति, ये है हमारे संवेग, इस साइड जो लिखे हैं, और ये वाली है हमारी मूल प्रवृत्तियां। संवेग, अगर आमोद हमारे संवेग को उत्पन्न होगा तो हम क्या करेंगे? हंसेंगे। ठीक बात है ये। अगर हमें एकाकीपन फील होगा, अकेलापन फील होगा तो हम क्या करेंगे? समूह में जाएंगे। ठीक बात है ये भी। अगर हमें किसी चीज़ से घृणा होगी तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, तो वो क्या है? निवृत्ति। ठीक है ये भी। तो क्या सही नहीं है? ये सही नहीं, आत्महीनता।
ठीक है। श्रेष्ठता की भावना आएगी तो हम क्या करेंगे, आत्मगौरव करेंगे, ना कि आत्महीनता करेंगे। ठीक है। तो आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, तो कौन सी होगी हमारी 7 से 11, 0 से 2 कौन सी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था। और 2 से 7 यानी कि 2 से 7 कौन सी होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और 12 से 11 या फिर 11 से 18 तक होती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली जो होती है वो। ठीक है। तो 13 का करेंगे हम क्वेश्चन अब। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या है कोहलर के अकॉर्डिंग। कोहलर कोफ्तावर्दीवन लेविन, इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था, आपको बताया था। सुल्तान नाम के बंदर के ऊपर किया था, केले लटका दिए थे, उसको उसने पकड़ा था सूझ के द्वारा। तो कोहलर सिद्ध करता है कि बच्चे को संपूर्ण स्थिति दिखानी चाहिए जिससे वो सूझ के द्वारा अधिगम कर सके। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया था त्रुटि व भूल का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने दिया था सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके अंदर हमें IQ निकालना है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA इंटू में 100। MA क्या दे रखी है इसने, 7.5 मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 6। पॉइंट हटाकर नीचे 10 ले आए, इंटू में 100। 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5, 3 से इसको करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 पंजे कितना होता है, 125। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1। डैश के अलावा निम्नलिखित कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। तो बताइए कौन कौन सी कोहलबर्ग की अवस्थाएं हैं और कौन सी नहीं है। किसके अलावा, मतलब इसके अलावा पूछा है, कौन सी नहीं है। तो इसकी अवस्थाएं कौन सी है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसकी अवस्थाएं हैं परी कन्वेंशनल, पहली है ये परी कन्वेंशनल, दूसरी है कन्वेंशनल, थर्ड है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। तो कौन सी नहीं है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर किसकी है, ये पियाजे की, जीन पियाजे की। ठीक है। सीखने के वक्र के पठार इंगित करता है, जो सीखने के अंदर पठार हो जाता है ना, जैसे कि ये हम सीख रहे हैं, ये लंबे टाइम तक ये लाइन स्ट्रेट रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारी लर्निंग थोड़े टाइम के लिए ठहराव आ जाता है, लर्निंग में रुक जाती है। तो ये क्या बताता है, कामकाजी परिस्थितियां अनुकूल है, नहीं चल तो नहीं रहा है, ग्राफ रुक गया, कोई थकान नहीं है, थकान नहीं होती तो रुकता ही क्यों, थकान नहीं है तो इसका मतलब ये चलता रहता, तो ये भी नहीं है। कार्य सरल है, सरल होता तो भी चलता रहता, रुकता ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। रुचि की कमी, हाँ रुचि की कमी है तभी ये हमारा पठार रुक गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कथन से संबंधित अधिगम सिद्धांत है। ये कहने का मतलब है जो सीखते हैं ना हम तभी सीखते हैं जब हमें आवश्यकता होती है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था हल ने, और इस सिद्धांत का नाम है प्रबलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा,
ये किसने किया था? सृजनशील के पोषण और संवर्धन हेतु, ये जो टर्म है ना, ये विधि सॉरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है वो किसने दिया था? ये दिया था ओसबोर्न ने। किसने दिया था? ये ओसबोर्न ने दिया था। सामयिक बुद्धि का कंसेप्ट ये सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था, कंसेप्ट तो दिया था ये जॉन मेयर और पीटर सेलो ने, ठीक है। और लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ना ईक्यू का, इमोशनल बुद्धि यानी कि संवेगात्मक बुद्धि का फॉर्मूला है, वो किसने दिया था? गोलमैन ने दिया था। वो कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन मेयर और पीटर सेल्वो द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 वाला, दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए क्या जरूरी नहीं है? दृष्टिबाधित जिसको दिखता नहीं है तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? हाँ, वो सुन तो सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते। तो सेकंड ऑप्शन कहता है श्रव्य कैसेट, जो ऑडियो कैसेट होती है, हाँ उसको सुन सकता है, ये तो सही है, उसकी शिक्षा के लिए फायदेमंद है। कागज पर ब्रेल लिपि, हाँ ब्रेल लिपि के अंदर 6 बिंदु होते हैं, ये भी सही है। उभरे हुए अक्षर होते हैं जिनको बच्चे महसूस करके पढ़ते हैं। गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, हाँ अबेकस को भी वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन छोटे अक्षरों में छपी पुस्तकें उनको दिखाई ही नहीं देता, ऊपर से ये अक्षर भी छोटे हैं और वो देख भी नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किशोर बालक बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह है। किशोर के लिए क्या है सबसे सही ऑप्शन? दोहराने की प्रवृत्ति, ये तो प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था के अंदर। नहीं, फिलोसफी वगैरह इसके अंदर आता नहीं है। और श्रेष्ठ समायोजन, हाँ श्रेष्ठ समायोजन कहाँ से? इनकी वो तूफान वाली अवस्था होती है, संघर्ष और तूफान वाली, तो समायोजन तो वो कर नहीं सकते। तो हमारा आएगा अमूर्त चिंतन वो कर सकते हैं, तार्किकता भी कर सकते हैं और निर्णय शक्ति भी हमारी उनकी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट है हमारा 23 का क्वेश्चन, अनुवांशिकता बड़ी भूमिका निभाती है, किसमें निभाती है भूमिका? सामाजिक विकास में? नहीं, आनुवंशिकता का तो सामाजिक विकास से कोई संबंध ही नहीं है। शारीरिक विकास से, आनुवंशिकता से ही तो बच्चे का शरीर बनता है। तो ये क्या आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक तो बच्चे का जन्म होने के बाद उसका कांटेक्ट होता है संस्कृति से, आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सी यानी कि थर्ड। 24 का क्वेश्चन करेंगे आगे हम। अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी कोहलर, कोफ्का, वर्धीमन और लेविन ने। इनके चारों के अंदर से कौन सा नाम दिया है? कोहलर। अगर इसकी जगह पे गेस्टाल्टवादी आता तो आप गेस्टाल्टवादी पर क्लिक करते। तो थॉर्नडाइक ने किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत। स्किनर ने कौन सा दिया था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत, इसके अंदर भी 2 ऑप्शन आएंगे। स्पीयरमैन का बुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था, द्वितत्व भी दिए थे और त्रितत्व भी दिए थे। पहले इसने दिया था द्वितत्व सिद्धांत और बाद में दिया है इसने त्रितत्व सिद्धांत। सॉरी देखिए, सही है। त्रितत्व नहीं है ये, त्रिआयामी है। क्या है ये? त्रिआयामी। इंग्लिश के अंदर इन्होंने फैक्टर लिख रखा है और इधर इसने आयामी लिखा है। तो स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है तो वो क्या आएगा हमारा? 2, ऑप्शन नंबर 2, द्वितत्व सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर करना। नहीं, ये तो नेगेटिव ऑप्शन है, हम बच्चों को क्रिया से दूर कर ही नहीं सकते। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना। नहीं, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचा दिखाना। नीचा भी नहीं दिखा सकते टीचर होने के नाते,
ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से क्या तात्पर्य है? व्यापक शब्द, व्यापक शब्द जो है उसके अंदर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। व्यापक के अंदर जो करिकुलम एक्टिविटी होती है वो भी, और साथ में जो कंटेंट है हमारा सिलेबस है वो भी, तो दोनों आते हैं, इसीलिए ये क्या है, हमारा व्यापक क्षेत्र है। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये बात किसने बोली है? ब्रूनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी। किसने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पर प्रयोग किया? तो किसने किया था बिल्ली पर प्रयोग? थॉर्नडाइक ने। इसी ने क्या दिया है? त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? प्रक्षेपी विधि वो होती है जो व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करती है। तो साहचर्य विधि, साहचर्य यानी कि कोई भी वर्ड दे देंगे आपको, उसको किसी से रिलेट करना है, तो ये तो है। उसके दिमाग में जो भी आएगा, जिस भी उसको सिचुएशन उसको फेस की है, जो भी सिचुएशन, तो वो उसी से रिलेट करेगा। साहचर्य विधि के द्वारा हम बच्चे के अचेतन मन की भावनाओं का पता लगाते हैं। और रचना तकनीकी, हाँ उसको कोई भी डायग्राम दे देगा तो उसका पूरा करना है, तो ये भी है। पूर्ति तकनीकी, ये भी है, उसको हाफ कोई चीज़ दे देंगे उसको पूरा करना होगा बाद में, तो ये क्या है? थर्ड। केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है कि हम बच्चे की पूरी लाइफ की स्टडी करते हैं, अभी तक, प्रेजेंट तक, कि उस बच्चे की क्या क्या सिचुएशन रही हैं, कैसी घटनाएं हैं, कैसा उसका माहौल रहा है पहले का, उसके पेरेंट्स से, उसके आस पड़ोस से, उसके जो दोस्त हैं उन सब से क्या करते हैं, पूछते हैं। तो ये क्या है? हमारी प्रक्षेपी विधि नहीं है। कौन सी? जीवन इतिहास विधि, यानी कि केस स्टडी मेथड। तो बताइए आपके साइकोलॉजी के अंदर कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं? तो आप आंसर की से ये क्वेश्चन अपने मिलाकर बताएं कि सीडीपी में आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ठीक है। अगर अब जो पीआरटी वाला पेपर है वो होने के बाद हम पीआरटी वाले पेपर की भी आंसर की लेके आएंगे।